अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ इंग्लैंड कुछ यूरोप की बात हो जाए। देखें, अभी इतना खतरनाक किस्म का जलजला आया तुर्की और सीरिया में, और 35,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इसमें। अब तुर्की एक ज़ाहिर पाकिस्तान की तरह आर्टिफिशियल कंट्री तो नहीं है, एक हिस्टोरिकल कंट्री है। तुर्किश एक हिस्टोरिकल कौम है। पाकिस्तानी तो अभी तक अपनी आइडेंटिटी की तलाश में ही है ना, क्योंकि हकीकत में तो इनका डीएनए इंडियन है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे मूर्ख पीपल हैं। कौम तो मैं इनको कहूँगा नहीं, ये दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं जो अपनी ओरिजिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आर्टिफिशियल ओरिजिन की तलाश में है। होता यह है कि मैं एक बाप हूं, सपोज अब मेरे बच्चे हैं, बड़े हो गए, शादी हो गई। एक बच्चा कहता है नहीं, मैं हमारा आपका साथ गुजारा नहीं है, हम अलग घर जाते हैं। अब अलग घर लेके दे दिया, अपने घर के बजट में से काट के उसको पैसे भी दिए, सब कुछ किया, कहा भाई रहो। अब मेरा वो बेटा अगर बजाय इसके कि अपने बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, तो बाप विल कीप सपोर्टिंग हिम। इसके बजाय वो बाप के दुश्मनों से जाके ताल्लुकात बढ़ाए, तो फिर उसका अपना नुकसान है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो तुम्हारे बाप का दुश्मन है वो भी अपनी दुश्मनी की वजह से तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छी बात कर लेता है, वरना वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। तो पाकिस्तानियों का भाई यही है, पहले अरबों के साथ घुसे रहे, कोशिश करते रहे कि अरब इंडिया के दुश्मन हो जाएं, नहीं हो सके इंडिया के दुश्मन अरब, क्योंकि अरब को पता था कि इंडिया की हमें ज़रूरत है। आपको पता है मिडिल ईस्ट की जो फूड रिक्वायरमेंट है ना, वो ऑलमोस्ट 40% इंडिया पूरी करता है। ये नहीं है कि इंडिया को मिडिल ईस्ट के तेल की वजह से इंडिया को ज़रूरत है। ये टू वे ट्रैफिक है। आज आप कुवैत, बहरीन, इमारात, इन जगहों पे, सऊदिया, इंडियन आईटी वालों को निकाल दें, इंजीनियर्स को निकाल दें, उनका हिसाब किताब ही सारा बैठ जाएगा। तो ये टू वे ट्रैफिक है। फूड ग्रेन्स के बगैर दुनिया में, पेट्रोल के बगैर फिर आप चल जाओगे, फूड ग्रेन्स के बगैर नहीं चल जाओगे। तो ये अरब ने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारे चक्कर में हमने इतने साल बर्बाद किए, नहीं भाई, मूर्ख हो तुम लोग। फिर ये तुर्कों के पीछे लगे, फिर ये चाइनीज के पीछे लगे, ये समझ के कि ये हमारा दोस्त है। चाइना अपने बाप का दोस्त नहीं है साला, चाइना किसी की क्या दोस्ती करेगा। और तुर्क जब तक इस एक्सट्रीमिज्म से अलग थे ना, तुर्गत ओजल और ये और वो जब थे ना, लिबरल था ना तुर्क, तब तक तरक्की कर रहा था। वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी होती थी। लेकिन जब से ये जमात इस्लामी ने कब्जा किया है ना उधर, ये इसकी तैयब अरबगान की पार्टी ने, तब से तुर्क यूं डाउनफॉल। क्योंकि एक तो उसकी पॉलिटिक्स एंटी इंडिया, एंटी इजराइल से ताल्लुकात, इजराइल से इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, लेकिन इजराइल को गालियां भी देना। तो आज तुर्की का क्या हाल है पता है? आप यकीन माने कि इस जलजले के, ये तो नहीं है कि पूरे तुर्की में जलजला आया है, एक इलाके में आया है। इनके जो मेजर सिटीज है ना, इस्तांबुल, अंकारा, इजमीर, जो मेजर सिटीज हैं, जहां जो इकोनॉमिक हब है, वो तो कायम है ना। लेकिन पोजीशन ये है कि उस जलजले के 4 दिन बाद तक एक बुलडोजर तक नहीं ला सके उधर। खुद तैयब अरबगान ने आके टीवी पे एक्सेप्ट किया है, रोते हुए, ड्रामा करते हुए, कि हम कुछ अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, हम इस पोजीशन में ही नहीं है।
लोग आप देखें, जितनी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, कोई सैकड़ों वीडियो इस अर्थक्वेक की वायरल है, जितनी वीडियो देखी होंगी, लोग अपने हाथों से पत्थर हटा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है। इनके पास रिलीफ का कोई मशीनरी नहीं है। ये इतनी बड़ी पावर बनने की बात करते हैं साले, 2% की औकात नहीं है सालों की। ना इतना इनके पास डॉक्टर है, ना इतना, ठीक है ऐसा वो आता है ना जब नेचुरल डिजास्टर, तो हालत बहुत खराब होती है। देखें पाकिस्तान में फ्लड आया, अब तक भीख मांग रहे हैं। तुर्की में अर्थक्वेक आया, पूरी दुनिया उधर आके बैठी हुई है, पूरी दुनिया मदद कर रही है। दूसरे दिन सबसे पहले जो पहुंचा है ना, वो इंडियन 99 मेंबर्स की मेडिकल टीम पहुंच गई। उन्होंने एक स्कूल खाली पड़ा था, जाहिर उधर अब स्कूल वगैरह तो बंद है, एक स्कूल खाली पड़ा था, उसके अंदर हॉस्पिटल बना डाला रातों रात इंडियंस ने। ये खुद किसी काबिल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले ऐसा ही एक नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर था, वो इंडिया में भी आया था, कोविड। याद होगा आपको, 140 करोड़ के देश पे चाइनीज वायरस ने हमला किया था। सारी इंडस्ट्री बंद, सारी दुकानें बंद, सब कुछ बंद। माइग्रेंट्स के, हजारों माइग्रेंट्स के काफिले वॉक करते हुए जा रहे थे। इस भारत की सरकार ने उस सारे क्राइसिस को अकेले मैनेज किया, किसी से एक पैसे की मदद नहीं ली। ना सिर्फ ये कि सबको अपने घरों पे पहुंचाए, थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है, हुई है बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन भाई इतने बड़े देश में, इतने बड़े कांड में, सबको जो बाहर थे उनको इंडिया वापस लाए, इतने बड़े ऑपरेशन किए, जो स्टेट दूसरी स्टेटों में काम करते हैं तो उनको उनके घरों तक पहुंचाया। 80 करोड़ लोगों को 2 साल घर में बैठ के राशन दिया। और यही नहीं, दुनिया भर में टेस्टिंग किटें भेजी, सेफ्टी किटें भेजी, वैक्सीनेशन आ गई, वैक्सीनेशन भेजी। तो इंडिया इस काबिल था तो तुर्की नहीं है इस काबिल। खैर, पॉइंट मेरा यह है, मैं फजूल में अक्सर मैं लंबी बातों में चला जाता हूं। पॉइंट मेरा यह है कि सीरिया, जहां पे बराक ओबामा जबरदस्ती की एक जंग लेके गया, वहां पे भी तो तबाही आई है, वहां का कोई भाव नहीं पूछ रहा। अब कहने को कुछ यूएन के प्लेन गए हैं, इंडिया के प्लेन गए हैं, ये है वो है, लेकिन इट्स रियली ए पॉलिटिकल डिजास्टर। ये पॉलिटिक्स है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो सीरिया में क्या हालात हैं देखिए जरा। I am literally fucking disgusted right now. I live in Syria and we've been in war for 7 years. We suffered a lot in this city, okay? We suffered a lot. We lost a lot of people we love, and we suffered from a war for 7 years. We have no electricity, we have no gas, we have nothing. We have nothing that a human being can possibly want, okay? Like the normal human things, the normal human needs, we don't even have. And now the earthquake happened and not a single person tried to help us. Yes, I know it happened in Turkey, and I'm so sorry for Turkey. And I know that there are a lot of people that suffered in Turkey, but we suffered too, okay? We are humans. We are fucking humans. Stop that shit and stop like not helping us in any way. Like, what did we do? We are humans. It's not our fault that the war happened and everything happened. We need your help. People are dying and they don't have a place to go to. Their homes are crushed down. There are literally childs that all of their people, all of their families are dead now. Please, like, anything can help. Please just share this and to just let people know that Syria is suffering. Please share anything. Donate everything you can. Please just help them. Like, it's not fair. It's not our fault that we were born in a country that we can't even fucking get out of, okay? It's not our fault that
that our passports does not allow us to go anywhere in the fucking world. It's not our fault. At least just help the people that are dying. At least just help the people that are literally like doesn't have homes, doesn't have a family right now. And they don't know where to go because they don't have money. Just please help anyone. Please be aware of this. Please just don't make the media foolish you and say like, oh my God, we're helping Syria. No, no one is helping Syria. And I'm going to prove it to you. I'm going to show you a picture that says like not a single plane got to Syria. Not a single fucking plane. So please just share this and just be aware of it and donate anything you can. Please. अब ऐसे में खैर अब मैं इससे बाहर आता हूँ. अब चलते हैं हम ज़रा यूरोप में. माइग्रेंट्स क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं, हद से ज़्यादा. फ्रांस है ना, वो बहुत ही एमेनुअल मैक्रों है ना, वो काफ़ी सख्त हाथ रखता है अपनी पब्लिक के ऊपर और काफ़ी सख्ती की हुई है. लेकिन इसने फ्रांस के बॉर्डर को खोला और कहा कि माइग्रेंट्स के लिए खुली छूट है. अब ये इंग्लैंड में जितनी कश्तियाँ आती हैं ना, ये फ्रांस से आ रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि समुद्री रास्ता बहुत छोटा है. तो वो फ्रांस में कैसे आते हैं फिर इलीगल माइग्रेंट्स? सोचने वाली बात है ना. फ्रांस ने अपनी बॉर्डर को ढीला रखा हुआ है और हालत ये है कि फ्रांस में लास्ट ईयर 2022 में क्राइम्स है ना, वो 50% बढ़े हैं. जितने क्राइम्स टोटल कर लेना, अगर 50,000 क्राइम होते थे ना 2021 में, तो 2022 में 1 लाख क्राइम हुए. गाड़ियों की चोरी 30% बढ़ी. सेक्सुअल ऑफेंसेस 11% बढ़ी. इसके अलावा डकैती, चोरी, स्नैचिंग, कत्ल, ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. तो ये जो हम सोचते हैं ना कि ये मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर पे इंटीग्रेट कर जाएगी लोकल पॉपुलेशन में, कभी भी नहीं करेगी. ये हिंदुस्तान आए मुसलमान 1000-1200 साल पहले, ये हिंदुस्तान में एडजस्ट नहीं हो सके, बल्कि हिंदुस्तान पे अपनी आइडियोलॉजी, अपनी शरिया थोप के बैठे रहे 1000 साल तक. और आज भी वो लोकल कम्युनिटी में, लोकल मतलब मामूली मिसाल ले लें. हालांकि मैं ये चीज़ मेरे था कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलना पड़ता है कि अभी ये ऑस्ट्रेलिया से मैच के लिए, या पता नहीं कौन से मैच के लिए टीम आ रही थी एयरपोर्ट से बाहर, तो स्वागत होता है ना. ये एक इंडियन कल्चरल वो है, रिलीजियस नहीं है कि आप हार पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं. तो सब टीका लगवा रहे थे. वो सिराज और उमरान मलिक, 2 मुस्लिम प्लेयर्स ने मना कर दिया, कम नहीं लगाएंगे. ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है. लेकिन मुझे ये, मेरा सवाल इन दोनों से ये है कि एक टीका लगाने से अगर तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है ना, तो तुम्हें बैठ के सोचना होगा कि तुम इतने कमज़ोर इस्लाम के क्यों मालिक हो. तुम ऐसे कमज़ोर रिलीजन को फॉलो करते हो जो छोटी छोटी बात पे तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है. रात के 12 बजे एक सुनसान रास्ते पे एक अकेली लड़की जा रही हो, उसकी इज्जत हर वक्त खतरे में रहती है. यही तुम्हारे इस्लाम का हाल है. अगर सिर्फ एक टीका लगने से तुम्हारी मुसलमानी खतरे में पड़ जाती है ना, तो तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है. क्योंकि आपका जो बिलीफ होता है ना, वो अंदर होता है. अब एक मिसाल है कि मुझे किसी ने कहा कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने कैसे झुक सकते हो. मैंने कहा मज़ारों पे भी तो कुछ झुकते हो. तो बोला नहीं, वो नीयत थोड़ी होती है. तो मैंने कहा अगर नीयत की है तो मैं, अगर सपोज मैं मोदी जी से मिलता हूँ, मैं मोदी जी के आगे झुक जाता हूँ, तो मैं मोदी जी को कोई खुदा थोड़ी मानता हूँ या कोई भगवान थोड़ी मानता हूँ. मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट में झुकता हूँ. तो इसी तरह मैंने कहा कि अच्छा, ये जो क्रिकेटर हैं सेंचुरी मारते हैं पाकिस्तान के, फौरन सजदा करते हैं.
तो वो सज्जा काबे के रुख पे थोड़ी होता है, कभी इस रुख पे करते हैं कभी इस रुख पे। तो बोला नीयत, तो फिर बात नीयत की है। अगर सिराज वो टीका लगवाते हुए ये नीयत करता है कि ये मेरे देश का कल्चरल एक सिस्टम है, एक रिवायत है, एक रिवाज है कि इस तरह स्वागत किया जाता है, इससे मेरे इस्लाम को खतरे में नहीं पड़ता, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन चूंकि आप मदरसे में पढ़े हुए हो ना भाई, मौलवियों की 50 वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें कहेंगे कि नहीं दिवाली की बर्फी आप नहीं खा सकते। क्यों भाई? दिवाली की बर्फी खाने से आपकी मुसलमानी खतरे में पड़ती है? तो आपको अपने दिमाग के इलाज की जरूरत है। यही चीज स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट की है। स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मुसलमानों ने इतनी आगें लगाई फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान और इसके बाद वो कुरान जलाने वाले वाक़े पे इतनी आगें लगाई, इतने इनके गैंग क्राइम हैं इधर स्वीडन में बढ़ गए हैं। उससे हमें एक चीज समझ में आई कि इंटीग्रेशन फेल हो गई है। इंटीग्रेशन मतलब आप इस मुल्क में आए हैं, मैं सपोज यहाँ पे लंदन में रह रहा हूँ, मैं ठीक है अपने घर में जो भी कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं बाहर जाके अपना शरिया थोड़ी दूसरों पे थोपूंगा। मैं जो लोकल सिस्टम है, लोकल कल्चर है, उसमें एडजस्ट होऊंगा, जैसे कि इंडियन हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हिंदू नहीं रहते यार, मुसलमान नहीं कर सकता ऐसा। ये स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि हमने बहुत कोशिशें करके देख ली कि ये सेग्रेगेशन हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। वो कह रही हैं कि आज स्वीडन में कई पैरेलल सोसाइटीज रहती हैं, हम एक ही मुल्क में रह रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ रियलिटीज के साथ। और इसका नतीजा ये निकलता है कि देखें, इलीगल माइग्रेशन है ना, वो मेजॉरिटी मुसलमानों क्या उससे आ रही है। सीरिया के हैं, इराक के हैं, लीबिया के हैं, अफगानिस्तान के हैं, ईरान के हैं, अल्बानिया के हैं, कोसोवो के हैं, ये सब मुसलमान देश हैं। क्योंकि रोमानियन और बल्गारियन, पोलैंड, ये वो लोगों को आने की ज़रूरत नहीं, वो लीगली आ सकते हैं, उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं, वो फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं, वो यूरोपियन है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। जैसे मैं फ्रेंच हूँ, यहाँ रह रहा हूँ ना, मैं यूरोपियन हूँ ना, मैं ब्रिटिश तो नहीं हूँ। तो इसी तरह मेरी बीवी ब्रिटिश है, लेकिन वो अगर फ्रांस जाती है, बल्गारिया जाती है, रोमानिया जाती है, उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लाई कर सकती है ना। लेकिन ये कोसोवो, अल्बानिया, ये दूसरे मैंने जो नाम बताए मुसलमान देश, ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं, तो इनको इलीगल आना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एंटी माइग्रेशन मामला ख़राब होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया में एंटी माइग्रेशन एक्सट्रीम राइट पार्टी मुसलसल जीत रही है। और डेनमार्क में लेफ्ट विंग की सरकार है, हालांकि जो कि माइग्रेशन को सपोर्ट करती है, उसने अपनी पब्लिक के प्रेशर पे ऐसी पॉलिसीज बनाई कि इनके यहाँ अजाइलम 82% डिक्रीज हुई है और माइग्रेशन ओवरऑल जो है ना वो 28% कम हुई है। अब इंग्लैंड का हाल बहुत ख़राब है इसमें। आप ये देखें कि एक ईरानियन अजाइलम सीकर एक 87 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश वुमन के घर पे किराए पे रहता था और उसने इसको ग्रैंडसन के तौर पे रिश्ता बनाया हुआ था उस औरत ने, और 6 साल से वहां उसके साथ रह रहा था। उसने इस औरत का सर किचन के सिंक पे मारा, सीने में छुरियां घोंपी और उसका कत्ल किया। ये एक लिवरपूल के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए कि आप इतने छोटे छोटे गांव में जहां पे गुंजाइश ही नहीं है, हमारी लोकल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में बदल जाएगी, आप कैसे इतने सारे लोग लाके इधर आबाद कर रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि एक इलाका है जहां पे 1600 लोग रहते हैं और 400
अजाइलम सीकर ला के वहां पे बिठा दिए। तो लोग कह रहे हैं कि यार, और फिर इंग्लैंड में ये देखें, ये आया है पाकिस्तान से, लाहौर से, और ये लॉयर था लाहौर में, इसने यहां पे लॉ में मास्टर्स कर रहा है यूके में। ये पकड़ा गया 13 साल की ब्रिटिश लड़की को रेप करते हुए। इसको पता नहीं था बेचारे को कि कानूनन रेप करना जुर्म है। मास्टर्स लॉ में कर रहा था ये। इसी तरह ये पुरानी खबर है, लेकिन आप ये देखें कि एक 13 साल की लड़की को इंग्लैंड में रेप किया इस आदमी ने, और इसको अदालत ने सिर्फ इसलिए छोड़ा, नॉटिंघम क्राउन कोर्ट ने, कि एक्चुअली इस बेचारे को पता नहीं था कि रेप इलीगल है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। अजीज दोस्तों, बेल्जियम में ये जो तस्वीर है ना, ये जो सामने मैरियट होटल लिखा है ना, इसके राइट वाली साइड की जो गली के एंड पे मेरी दुकान होती थी, और ये लेफ्ट, ये जहाँ पे कचरा पड़ा है, इस ये रोड के साथ ही है। रोड के अक्रॉस ब्रसल्स का सेंट्रल स्टेशन है, और ये हालत है कि यहाँ पे इन्होंने सैकड़ों लोग, हजार लोग वहाँ पे आबाद किए हैं ब्रिटिश बेल्जियन गवर्नमेंट ने, और वो गंदगी फैला रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, और क्राइम हद से ज़्यादा कर रहे हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आपके साथ अगर कोई ब्लैक या मुसलमान सेक्स ऑफेंस करे ना, तो प्लीज़ आप पुलिस को नहीं बुलाना, खुद ही मसला हल कर लेंगे हम, पुलिस को नहीं बुलाना। फ्रांस में एक 13 साल की लड़की को अल्जेरियन माइग्रेंट अरब रेप कर रहा था, एक फ्रेंच टीनेजर ने उसको बचाया। वो अल्जेरियन माइग्रेंट ने, फिर पुलिस आई तो पुलिस पे भी हमला किया उसने, और 3 ऑफिसर्स को जख्मी किया। और ये अल्जेरियन माइग्रेंट जो ये सारी चीज़ें कर रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी 11 FIR कटी हुई थी फ्रांस में। इतने ढीले ये चल रहे हैं, तो अजीज दोस्तों फिर इस देश का क्या होगा? अब ये है कि मैं यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ जो कि इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये, और मैं इस आदमी की, ये सोशलिस्ट प्रोग्राम कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो कैपिटलिज्म पूरा खूबसूरत नहीं है, ठीक है ना, कैपिटलिज्म बहुत बुरी चीज़ है, और काफ़ी चीज़ों में इसकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपके दिमाग की सोच की रास्ते खोलना चाह रहा हूँ कि आप भी सोचिए इन चीज़ों पे कि वाकई इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मैं भी कहता रहता हूँ कि अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर है, वो दुनिया में पूरी मुसीबतें ला रहा है, और कॉरपोरेट सेक्टर को आप कैपिटलिज्म से कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कैपिटलिज्म को खराबियां दूर करके आप बेहतर बना सकते हैं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म को आप सुधार सकते ही नहीं, वो सिस्टम की बेसिस ही गलत है। वो कहने में बड़ा खूबसूरत है कि एक घर है जिसमें 4 रोटियां हैं, वो चारों रोटियां बड़े भाई ने कमाई हैं, तो ये नहीं कि बड़ा भाई अकेला रख ले, चारों को एक एक रोटी मिलनी चाहिए। खूबसूरत बात सोशलिज्म की ये पेश की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कहीं भी सोशलिस्ट कंट्री कोई भी एक भी कामयाब नज़र नहीं आता। आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना इज़ नो मोर कम्युनिस्ट, नाम है इसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर रही है वहाँ पे, नाम है। क्योंकि कम्युनिज्म में फिर बिलियनर कहाँ से आ गए? कम्युनिज्म की तो बेसिक है कि सब बराबर, सबकी दौलत बराबर, सारी दौलत स्टेट की सबके बराबर, तो फिर बिलियनर कहाँ से आ गए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कौन सा कोई गरीब मेंबर है? लेविश लाइफ रहते हैं वो, तो वो कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म जो मार्क्स और लेनिन और उनके जो फिलोसॉफी थी ना, वो किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली ये दुनिया में हो नहीं सकता। एक घर में नहीं हो सकता तो दुनिया में कहां से होगा?
मेजोरिटी घरों में यही होता है ना कि एक भाई ज्यादा कमा रहा है तो वो उसकी लाइफ बेहतर है, एक भाई कम कमा रहा है। ऐसा किस घरों में, बहुत कम घरों में होता है। इवन विद इन फैमिली सिस्टम भी जो रहते हैं ना, 4 भाई एक ही घर में, वहां भी जिसकी ज्यादा इनकम है उसकी बेटर लाइफ है। ये थोड़ी है कि बड़ा भाई जो बहुत ज्यादा कमा रहा है तो वो गाड़ी नहीं खरीद रहा इसलिए कि मेरे भाइयों के पास गाड़ी नहीं। वो स्कूटर खरीदता है तो उस वक्त खरीदता है जब 4 स्कूटर ले सकता है ताकि चारों भाइयों के पास। ऐसा नहीं होता ना भाई। तो कम्युनिज्म खाली एक खूबसूरत फिलोसॉफी किताबों तक अच्छी लगती है। कैपिटलिज्म भी जो करंट फॉर्म में अमेरिका में और यूरोप में है वो तो लूट मार है, सीधी सी बात है, वो तो लूट मार है। इस फॉर्म में खासतौर पे जिस तरह अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर कामयाब ना होता, अगर अमेरिका ने पूरी दुनिया में जंगें ना फैलाई होती, पूरी दुनिया में अपना एक सिस्टम ना फैलाया होता। तो अजीज दोस्तों, ये 2 मिनट की वीडियो आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, इसको देखिए और कुछ सोचिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। Famous socialist Rosa Luxemburg once said that it's either socialism or barbarism. Here we are 100 years later. In what ways have you seen that play out today? The 62 richest people in the world, most of whom are Americans, not all American, but most of whom are U.S. citizens. The 62 richest people together have more wealth than the bottom half of the population of this planet, roughly 3.5 billion people. That's beyond obscene. I don't know what, I don't have an adjective that captures this, but I can describe what it means. If you look at all the statistics of the World Health Organizations, the bottom half of our population are people who die way earlier than they need to. Why? Because their diets are no good, or they don't have enough food in the first place, or they can't get to a clinic to have little problems that are easily solved by modern medical methods taken care of. It's unspeakable what happens to the lower half. If we took half the wealth of the richest, and they would still be the richest, and made it available to the bottom half, it would transform their lives, literally. Now, there's no moral or ethical justification for this situation. Number 2, it is well known all over the world, despite a few deniers that are still around, that the way capitalism has evolved has compromised the ecology and environment of this planet, literally threatening us with 27 diseases and 57 losses of fundamental resources. This is crazy to permit this to go on. This is another way capitalism confronts us with barbarism. And the third one is, and here the United States plays a particular role, is this notion that the Western world, the world that has the wealth and the military might, is in a war, an endless war against something as vague as terrorism, whatever exactly that is, and that this is used to justify an endless use of resources not available for people's needs, but to combat one enemy, real or imagined, after another. So we literally confront an endless military warfare state, a cataclysmic destruction of our natural environment, and a level of inequality that has no justification.